तो चलिए, काफ़ी दिन से ये बात हो रही थी कि सर थोड़ा यूपी पीसीएस की एक स्ट्रेटजी बना दीजिए। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आने वाला है और अभी पर्याप्त समय है ना? जैसा कि सरकार ने कहा है, यूपी सरकार ने या यूपी के जो शासन का एक कैलेंडर है उसमें 6 दिसंबर को आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होगा। तो इस प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अभी आपके पास पूरा जुलाई है, जून का आधा टाइम बचा हुआ है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आप मान के चलिए कि 5 साढ़े 5 महीने आपके पास हैं। तो 5 साढ़े 5 महीने में हम क्या करें? क्या हम यूपीपी से अच्छा कर सकते हैं? फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं? यस, आप ले सकते हैं। अच्छी स्ट्रेटजी से, अच्छे तरीके से अगर करेंगे तो ले सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि इन सब में जो सबसे बड़ी बात है वो है क्या? रेगुलरिटी, पंक्चुएशन, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। आज हम आपको पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे। आप ध्यान से ये पूरी क्लास सुनिए, देखिए, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पेन और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि कई बातें जो सुनी जाती हैं वो भूल जाती हैं, जो लिखी जाती हैं वो याद रहती हैं। तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और मेरी बातों को ध्यान सुनिए। तो आज हम लोग यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स कैसे बेहतर कर पाएंगे आप, इसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। कैसे क्रैक करें? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉर स्मार्ट प्रिपरेशन एंड सक्सेस। तो सबसे पहले तो मैं यही कहता हूँ कि आपके पास जो सिलेबस का एक डायमेंशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप सिलेबस अच्छा रखते हैं तो फिर आपके लिए समझिए 50% काम हो जाता है। यानी आपका सिलेबस बहुत अच्छा होना चाहिए। सिलेबस बहुत अच्छा होने मतलब क्या है? आप उसको रिमाइंड करिए, मेमोराइज करिए, आपके दिमाग में सिलेबस चलना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही है जैसे कहीं जाने के लिए हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, हम मैप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और मैप आपको एक रास्ता दिखाता रहता है, उसी रास्ते से हम चलते हैं। तो सिलेबस इज आर जीपीएस, सिलेबस इज आर मैप। तो उस मैप पर काम करना है। फिर आपको दूसरा काम क्या करना है कि हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूपी पीसीएस के सेंस में कहा जाता है कि अगर आपने बहुत अच्छे से अपने प्रारंभिक वर्षों में पूछे गए सवालों को हल किया है, बार बार हल किया है, तो मान के चलिए कि 40 to 45% क्वेश्चंस पीवाईक्यू ही रहते हैं। तो सिलेक्शन वहाँ नहीं होता जहाँ आपका सवाल कठिन है और आप नहीं कर पा रहे हैं। सिलेक्शन वहाँ रुकता है जहाँ पर आप आए हुए आसान प्रश्नों को गलत कर देते हैं। याद रखिए, कभी भी आपके साथ धोखा दूर के लोग नहीं करेंगे, आपके करीब के लोग करेंगे। तो इस बात को याद रखना है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको बहुत अच्छे से डील करिए। फिर करंट अफेयर्स की भूमिका इंपॉर्टेंट है। बहुत परेशानी रहती है पीसीएस के लिए, हम करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े? घटना चक्र से पढ़ें, दुर्घटना चक्र से पढ़ें, है ना, विजन से पढ़ें, दृष्टि से पढ़ें। बहुत सारी मैगजीन्स हैं। इन मैगजीन्स का तो पूरा एक काम ही है अपना बिजनेस बढ़ाना। हम आपको एक सलाह देंगे कि आप करंट अफेयर्स के लिए किसी एक मैगजीन पर डिपेंडेंट मत रहिए, आप किसी एक मैगजीन पर के भरोसे मत रहिए, बल्कि आप रेगुलर न्यूज़पेपर को थोड़ा सा दैनिक जीवन में लाइए। और एक दो मैगजीन या एक मैगजीन मैक्सिमम कोई भी हो, वो सभी न्यूज़पेपर से ही लिखते हैं, कहीं से आप ले सकते हैं। फिर मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है और रिवीजन स्ट्रेटेजी। तो आज हम इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे कि हमें कैसे यूपी पीसीएस का बहुत समय है, आप मेरी बात को मानिए, आप यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स तो 100% क्वालिफाई ही करेंगे, 100% क्वालिफाई करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, क्या हमें समझना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड सिलेबस वेरी वेल। सिलेबस और पीवाईक्यू से हमें दोस्ती करनी पड़ेगी। तो सिलेबस और पीवाईक्यू से आप दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि सही डायरेक्शन की शुरुआत यहीं से होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सही डायरेक्शन मिले, आप यूपी पीसीएस में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आप सिलेबस और पीवाईक्यू से दोस्ती कर लीजिए। क्योंकि सिलेबस और पीवाईक्यू को समझने से एग्जाम क्या चाहता है ये आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हमें सिलेबस को समझना पड़ेगा, इससे ये पता चलेगा कि एग्जाम चाहता क्या है, और ये हमें कौन बताएगा? सिलेबस बताएगा। ठीक है।
फिर पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए आप, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पैटर्न और लेवल को समझाते हैं। ये पूरा एग्जाम का पैटर्न और लेवल क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, सिलेबस को बढ़िया देखिए, फिर प्रीवियस ईयर 10 साल जो प्रीवियस ईयर है 10 साल के क्वेश्चंस को देखिए। पीवाईक्यू से क्या पता चलेगा, हमको पता चलेगा इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एरियाज क्या हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिलेबस प्लस पीवाईक्यू तो हमें क्या मिल गया, राइट डायरेक्शन। अगर हमें सिलेबस का पता चल जाए, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें सही दिशा में तैयारी करनी है या नहीं, या हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, ये पता चल जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सिलेबस का स्टडी आपने कर लिया, आपने पीवाईक्यूज कर लिए, तो आप राइट डायरेक्शन में चले जाएंगे। जितना बेटर एनालिसिस आप सिलेबस को करेंगे, उतनी ही बेटर स्ट्रेटेजी आपको बनाने में आसानी होगी, और साथ साथ उतना आपका बेहतर रिजल्ट होगा। तो अल्टीमेटली हम किसके लिए काम कर रहे हैं, बेहतर रिजल्ट के लिए। हमको बेहतर रिजल्ट चाहिए, तो बेहतर रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, बेहतर रिजल्ट हमें मिलेगा अपने सिलेबस, पीवाईक्यू, राइट डायरेक्शन से। तो सिलेबस को समझिए, पीवाईक्यू को करिए, आप पैटर्न पकड़ लेंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। और ज़्यादातर बच्चे खूब पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सिलेबस और पैटर्न को नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मिसिंग है प्रिपरेशन में, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो क्या करना है, सिलेबस पॉइंट करिए, घर जहाँ पढ़ते हैं, डेलीगेसी में, हॉस्टल्स में, या पर्सनल रूम लेकर के इंडिविजुअल, आप वहाँ वॉल पे इसको स्टिक कर लीजिए, ठीक है। अपने सिलेबस को लीजिए, प्रिंट आउट करिए और वॉल पे स्टिक कर लीजिए। सब्जेक्ट को और ज़्यादा बढ़िया से देखिए, जितने सब्जेक्ट्स हैं उसके मेजर और माइनर टॉपिक्स को बहुत बढ़िया से करिए। उसके मेजर पार्ट्स क्या हैं, उसके माइनर पार्ट्स क्या हैं, ठीक। जैसे अब देखिए नेशनल इनकम अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, या पॉलिटी में भाग 1 पढ़ रहे हैं, भाग 2 पढ़ रहे हैं, तो देखिए उसका जो बड़ा बड़ा पार्ट है वो, और जो माइनर पार्ट है वो अलग कर लीजिए। फिर पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज कैटेगराइज कर लीजिए। मैं ये आपको स्ट्रेटेजी बहुत दिन से बता रहा हूँ कि जैसे आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो उसमें देखिए कितने क्वेश्चन इकोनॉमी से हैं, कितने ज्योग्राफी से हैं, कितने पॉलिटी से हैं, कितने साइंस से हैं, तो आप वेटेज पता चल जाएगा कि हमें कैसे कैसे किसको ज़्यादा पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है साइंस से ज़्यादा आ रहा है, तो साइंस पे ज़्यादा वक्त देना शुरू करिए। आपको लग रहा है इकोनॉमी से कम आ रहा है, इकोनॉमी पे कम वक्त देना शुरू करिए। आपको लग रहा है नहीं इकोनॉमी टेक्निकल है, ज़्यादा आ भी रहा है, इकोनॉमी से करिए, ठीक है। वैसे करंट अफेयर्स में इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है। फिर उसके बाद हर टॉपिक का वेटेज आप समझ जाएंगे वहाँ से। तो याद रखिएगा कि स्मार्ट प्रिपरेशन ही फाइनल सिलेक्शन की गारंटी है। अगर आप स्मार्टली नहीं पढ़ेंगे तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे, सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कहाँ से शुरू करें। अब आपने पीवाईक्यू कर लिया, आपने सिलेबस को समझ लिया, आपको पैटर्न पता चल गया, आपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लिया, तो कहाँ से शुरू करना चाहिए, हमें एनसीईआरटी शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी से फाउंडेशन अपना स्ट्रांग करिए। एनसीईआरटी से हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एनसीईआरटी फाउंडेशन को स्टार्ट करना ही पड़ेगा। कोई कितना भी कहे एनसीईआरटी मत पढ़िए, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप आईएएस की। तो क्लास 6 से लेकर के 12 तक की इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उससे फायदा क्या होगा, आपको एडवांस बुक समझने में मदद मिलेगी। जिस बच्चे का फाउंडेशन ही नहीं क्लियर है, एनसीईआरटी नहीं क्लियर है, तो वो एडवांस बुक पढ़ ही नहीं सकता है। एनसीईआरटी पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होगा, आपको फैक्ट्स याद रहेंगे और एनालिसिस एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। जिस बच्चे की एनालिसिस एबिलिटी डेवलप हो जाती है, जिसका लॉजिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाता है, उसके लिए प्रीलिम्स निकालना बहुत ईजी हो जाता है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बहुत सारे सवाल एग्ज़ाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। और ये मैं कोई बहुत नई बात नहीं बता रहा हूँ। तो एनसीईआरटी आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। तो क्या करना चाहिए, हमें स्पेशली हिस्ट्री की एनसीईआरटी
ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, पॉलिटी की, साइंस की और इकोनॉमी की। कम से कम इन 5 सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इन 5 सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िए, क्योंकि बिना फाउंडेशन के बढ़िया हुए हमारी तैयारी अधूरी है। इसलिए फाउंडेशन को बेहतर करने के लिए हमें एनसीईआरटी का सहारा लेना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी हम कह पाएंगे कि चलो हमारा एग्जाम अब हो रहा है। चौथा स्टेप क्या है? लिमिटेड सोर्सेस मैक्सिमम रिजल्ट्स। यानी कई बार ऐसा होता है ना कि जो सीनियर्स हैं वो बार बताते रहते हैं, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, वो किताब पढ़ लीजिए, इनकी किताब। लोग तो भाई इतिहास की 15-20 किताब पढ़ डालते हैं पीसीएस में। गलत अवधारणा है। ज़्यादा पढ़ने से, ज़्यादा ज्ञान लेने से आपका सिलेक्शन कोई हो जाएगा, श्योरिटी नहीं है। स्ट्रेटेजिकली आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने प्लान पर स्टिक करना पड़ेगा, तो आप 100% सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ज़्यादा सोर्स कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लिमिटेड सोर्सेज सिलेक्शन दिलाते हैं। याद रखिएगा, ज़्यादा सोर्सेज यूज करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, लिमिटेड सोर्स यूज करेंगे डेफिनेट रहेंगे, श्योर रहेंगे और आपका सिलेक्शन चांस बढ़ेगा। तो क्यों जरूरी है? क्योंकि मल्टीपल सोर्सेस कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, कंफ्यूजन से डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं तो आप मिसलेड हो जाएंगे, मिसडायरेक्ट हो जाएंगे। लिमिटेड सोर्सेस से फोकस आता है और फोकस होने से कंसिस्टेंसी बढ़ती है। हमने शुरुआत में ही कहा था कि कंसिस्टेंसी इज द इम्पोर्टेंट की फॉर योर सिलेक्शन। तो आप लिमिटेड सोर्स यूज करिए, फोकस्ड होइए, कंसिस्टेंसी को बढ़ाइए, और कंसिस्टेंसी प्रोग्रेस बढ़ाती है और रेगुलर पढ़ाई से ही हमको रिजल्ट मिलता है। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी याद रखिए, हमें अच्छी क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पर। तो बेस्ट मटेरियल, स्मार्ट स्टडी किसके बराबर है? हाई स्कोर्स इन प्रीलिम्स। और पीसीएस प्रीलिम्स में हाई स्कोर के चांसेस बहुत रहते हैं और उसकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। तो क्या हुआ अब आपका स्मार्ट अप्रोच? हर सब्जेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बुक आप बना लीजिए। जैसे बहुत से लोग इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो स्पेक्ट्रम ही पढ़िए। बहुत लोग क्या नाम है, इकोनॉमी के लिए दत्ता एंड सुंदरम पढ़ते हैं या रमेश सिंह पढ़ते हैं, उसको पढ़िए, है ना। ढींगरा पढ़ते हैं, ढींगरा को पढ़िए। लेकिन कोई एक बुक, कोई एक नोट्स, उसी को पढ़ना है भैया आपको, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स के लिए एक दो रिलायबल सोर्स को फॉलो करिए। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं सर कोचिंग का क्या रोल है? कोचिंग के नोट्स अगर रिलायबल हैं तब तो आप ठीक है, सप्लीमेंट्री के रूप में यूज कर सकते हैं, मगर स्टैंडर्ड बुक तो रखना पड़ेगा। कोचिंग की नोट्स बहुत ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि एक ही बंदा उससे बोल रहा है, भाई लिखवा रहा है। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो ऑथेंटिक, कई सारे लोग मिल करके लिखते हैं। इसलिए मैं आपको मना करता हूँ कि कोचिंग बहुत रिलाई मत करिए, खुद पे रिलाई करिए। बहुत सारे बच्चे बगैर कोचिंग के ही सिलेक्शन ले लेते हैं, है ना। उनको सोर्सेस पता हो जाते हैं, उनको पैटर्न पता है, उनको सिलेबस पता है, उसी पे काम करते हैं और हिट हो जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने शुरू में कहा एक दो मैगजीन आप फॉलो कर लीजिए। हाँ, डेली न्यूज़पेपर से मंथली मैगजीन तक का सफर बहुत स्मार्टली होना चाहिए। और एक बार जो सोर्स हमने चूज कर लिया उसको कंप्लीट रिवीजन में लेकर आइए। इसलिए सोर्स चुनने का काम भी बहुत सेंसिटिव है, बहुत आराम से सोर्स को चुनिए। याद रखना है, सही सोर्स से स्मार्ट स्टडी होती है, स्मार्ट पढ़ाई होती है, और स्मार्ट पढ़ाई सिलेक्शन की गारंटी देता है। स्मार्ट पढ़ाई सिलेक्शन की गारंटी देता है। इसलिए लिमिटेड सोर्स यूज करिए, स्मार्ट वर्क करिए और मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिलेगा। दैट्स वाई फोकस, कंसिस्टेंसी एंड यू विल गेट सक्सेस। आप फोकस रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलर रहिए और निश्चित रूप से आप सफलता के द्वार पर जरूर पहुंचेंगे। पांचवा स्टेप क्या है? करंट अफेयर्स प्लस यूपी स्पेशल। बहुत ही ज़्यादा डिबेटिक टॉपिक है यूपी पीसीएस के लिए, तो बहुत ज़्यादा 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स आते हैं, कभी कभी 40 पार कर जाते हैं। तो मान के चलो कि आप 30 तक तो एवरेज मान के चलिए कि 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स आएगा। और यूपी स्पेशल का भी बड़ा रोल है। आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, आपको यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। तो आप इंडियन एक्सप्रेस को बना सकते हैं, है ना। अगर आप पढ़ सकते हैं तो बढ़िया है। हिंदू थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज क्लिस्ट है, आप इंडियन एक्सप्रेस को बना सकते हैं, रेगुलर यूज कर सकते हैं।
योजना कुरुक्षेत्र प्रतियोगिता दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतियोगिता दर्पण को लोग भूल चुके हैं, हालांकि मुझे लगता है कि यूपी स्टेट के लिए बहुत अच्छी मैगजीन है। आप प्रतियोगिता दर्पण को यूज कर सकते हैं। एक साल का करंट अफेयर्स बनाइए, रिवीजन करिए, उसके फैक्ट्स, डेटा, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, इन सबको अच्छे से फोकस करिए। तो करंट अफेयर वाला यूपी स्पेशल क्या हो जाएगा? हाई स्कोर का पावरफुल कॉम्बिनेशन है करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल। देखिए, एक क्लास में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपको बुक्स कौन कौन सी यूज करनी चाहिए, क्या वो बुक्स आपके लिए फायदेमंद है, हमें बता दूंगा। और आप एकदम निश्चित रूप से इन्हीं सोर्सेस पर भरोसा करिए और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। बहुत इजी है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना यूपी पीसीएस का, ठीक है। तो फिर यूपी स्पेशल में क्या पढ़ेंगे? तो यूपी स्पेशल में स्पेशली आप यूपी की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पढ़िए, विरासत पढ़िए अच्छे से, यूपी की पॉलिटी पढ़िए, गवर्नेंस पढ़िए, साथ साथ इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करिए और यूपी बेस्ड करंट अफेयर्स पे फोकस करिए। यूपी बेस्ड करंट अफेयर्स पे आप फोकस करिए तो निश्चित रूप से आप अच्छा चूंकि अब यूपी के मेंस में यानी यूपी पीसीएस जो अपना जीएस का मेंस लेता है तो पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 भी है। तो 5 और 6 में ना उसने सारे जीएस को कैटेगराइज कर दिया है, इसलिए भी आपका यहाँ पर थॉरो स्टडी इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई आई से रेगुलर अपडेट, स्मार्ट नोट्स, टाइमली रिवीजन एंड यू विल गेट सक्सेस। रिवीजन और मॉक टेस्ट का कितना रोल है? अगर रिवीजन मॉक टेस्ट में बढ़िया कर लिया, सिलेक्शन कंफर्म है। रिवीजन से रिटेंशन बढ़ता है, मॉक टेस्ट से परफॉर्मेंस बढ़ती है। अगर आप रिवीजन करते रहते हैं, मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं, तो आपको अपने बारे में आइडिया लगता रहता है कि आखिर होना क्या है। तो लगातार रिवीजन रिटेंशन बढ़ाएगा और मॉक टेस्ट आपके सिलेक्शन को कंफर्म करेगा, आपकी कमियों को बताएगा। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए रिवीजन की, कैसे रिवीजन करेंगे ये भी जान लीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाइए, वन लाइनर्स, क्विक रिवीजन के लिए। 100 पेज की आपकी नोट्स जो बनाई है आपने, एक्सप्लेनेटरी जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया है, खूब डिस्क्राइब किया है, वो 10 पेज में आनी चाहिए, ठीक। रेगुलर रिवीजन शेड्यूल बना लीजिए, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, कैसे करेंगे, ठीक है। स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक्स यूज करिए लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए। इस टेक्नोलॉजी को यूज करिए, कैसे आप लिंक करिए चीजों को। वीक टॉपिक्स पर एक्स्ट्रा रिवीजन जरूरी है, ठीक है। ओवरऑल तो स्मार्ट रिवीजन, रेगुलर मॉक टेस्ट, हाई स्कोर एंड फाइनल सिलेक्शन। अब मॉक टेस्ट की बात करें, अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको एग्जाम पैटर्न से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। टेस्ट के बाद एनालिसिस बहुत जरूरी है ताकि मिस्टेक्स के बारे में पता चल सके। टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना होगा स्पीड और एक्चुअल बैलेंस के लिए। मॉक टेस्ट रियल एग्जाम प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस बूस्ट होगा। तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, सिलेक्शन पक्का है। कंसिस्टेंसी रखो, सिलेक्शन पक्का है। लेकिन मॉक टेस्ट आप सही जगह पर लीजिए, जिन्हों वास्तव में पता हो पीसीएस का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है ना। आप शुरुआत में सेक्शनल मॉक टेस्ट ले सकते हैं, फिर कंपोजिट मॉक टेस्ट पे जा सकते हैं। तो सिलेक्शन फार्मूला क्या निकल कर आ गया हमारा? स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी और आपको खुद में विश्वास होना चाहिए। सही स्ट्रेटजी, सही सोर्सेज, रेगुलर रिवीजन, सिलेक्शन पक्का। सही स्ट्रेटजी मिलेगी, सही रिवीजन करेंगे और बार बार मॉक टेस्ट देंगे, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या होना चाहिए? आपका गोल क्लियर होना चाहिए। आपको विचलन से बचना होगा। डिस्ट्रैक्शन बहुत है, पढ़ते पढ़ते मोबाइल चलाने लगे, पढ़ते पढ़ते मूवी देखने चले गए, पढ़ते पढ़ते घूमने का मन करने लगा, है ना, पढ़ते पढ़ते पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिए, पढ़ते पढ़ते मैकडोनल्ड चले गए। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, इससे बचना पड़ेगा। राइट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, सिलेबस समझिए, स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाइए, उसे फॉलो करिए। इसको करना आसान है लेकिन फॉलो करना मुश्किल है। यू शुड फॉलो ऑन डिसिप्लिन्ड मैनर। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो सब बेकार है। लिमिटेड सोर्स का यूज करना है, कम किताबें रखिए, कम नोट्स रखिए। रीड 1 बुक 10 टाइम्स, नॉट 10 बुक 1 टाइम्स। 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है
एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए, क्योंकि उससे हमें क्या रहेगा, चीजें याद रहेंगी, मेमोराइज रहेंगी। ठीक है, डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, रेगुलर। जैसे आप रेगुलर चाय पीते हैं, रेगुलर खाना खाते हैं। किसी ने ऐसा किया क्या, आप 7 दिन से चाय नहीं पिया हूं, आज 70 कप चाय पीऊंगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। डेली आप चाय पीते हैं, डेली आप खाना खाते हैं। तो जब आप डेली सब कुछ करते हैं, डेली पढ़ना भी पड़ेगा ना, तो आपको रेगुलरिटी कहाँ लानी पड़ेगी, पढ़ाई में, रिवीजन में। मेहनत करिए, स्ट्रेटजी बनाइए, कंसिस्टेंट रहिए, सिलेक्शन पक्का है। याद रखो, 100% सिलेबस समझ लिया, स्मार्ट स्टडी कर लिया, रेगुलर रिवीजन कर लिया, और मॉक प्रैक्टिस और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ निश्चित रूप से आप 1 साल के भीतर एसडीएम बनेंगे। आपको जिलाधिकारी बनने से, यानी उप जिलाधिकारी, उपखंड अधिकारी बनने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। यहाँ उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको एसडीएम बनना ही होगा, इससे बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप अपने आप में भरोसा रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क फॉर इट, एंड यू विल अचीव इट। ठीक, तो आपकी मेहनत, हमारा गाइडेंस, और आपका सिलेक्शन पक्का। तो किसी और क्लास में हम बात कर लेंगे आप लोगों से कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कहाँ कहाँ से सोर्स यूज करना चाहिए। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ आप काम करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच।